नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की सीएम ने बढ़ते अपराध को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि क्राइम फैलाना हमारा काम नहीं है बल्कि बीजेपी का काम है। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ने बढ़ते अपराध को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने कहा है कि क्राइम फैलाना हमारा काम नहीं है बल्कि बीजेपी का काम है। तो बताते चले कि पश्चिम बंगाल की सीएम ने बीजेपी पर फिर से वार किया है और साथ ही साथ बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी पर साथ ही साथ वो जमकर बरसी हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि क्राइम फैलाना हमारा काम नहीं है बल्कि ये बीजेपी का काम है। I am not supporting any crime. मैं फ्रैंकली आपको बताती हूँ, हम क्राइम का पक्ष में नहीं हूँ। क्राइम तो बीजेपी करते हैं, वो जुल्म करते हैं, हम उसको निंदा करती हूँ। लेकिन जो हुआ था, जो हो रहा है बीजेपी राज में, अगर जुडिशियरी का कस्टडी में कोई है, वो भी अगर विटनेस के लिए जाते हैं तो उधर में भी लोगों को जैसा तरीका से मार देता है। उसका बाद कितना सेंट्रल टीम किया, कितना सेंट्रल टीम विजिट किया, क्या चल रहा है देश में? जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी काट दो, जिसको मर्जी फाड़ दो, जिसको मर्जी एजेंसी लगा दो। सबको खिलाफ में सीबीआई लगा दिया, सबको खिलाफ में ईडी लगा दिया, सबको खिलाफ में कोई ना कोई एजेंसी। एक चॉकलेट बम भी फटता है तो एनआईए को भेज देता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ काम? एनआईए का काम क्या है? देश को सुरक्षा देना, देश को रक्षा करना, कोई डील करना एनआईए का काम नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्नाटक चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और ऐसे में राहुल गांधी लगातार पीएम पर कई हमले भी बोलते हुए नजर आए हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। एसोसिएशन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है, वही मोदी जी जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, स्टेज में आके भ्रष्ट लोगों के साथ खड़े होते हैं, उन्हीं को कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी। क्या कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया, एक लाइन भी नहीं लिखी कि आपकी चिट्ठी मुझे मिल गई, जवाब तक नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है, एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा जाता है, जॉब स्कैम होता है, पुलिस सब इंस्पेक्टर को 80 लाख रुपए रिश्वत दी जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम होता है, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर जॉब स्कैम होता है और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। भाषण में कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, मगर जब कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। ये सच्चाई है और इसीलिए आपको देखिए 40% कमीशन लेते हैं ना, इस बार इनको 40 सीट देना, 41 नहीं देना। और आप जानते हो ये जो इन्होंने पैसा चोरी किया है, 40% जो इन्होंने लिया है, आप जानते हो इसका ये क्या करते हैं? एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में आतिक अशरफ की हत्या के बाद से हर तरफ सियासत गर्म है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि जेल में कोई है तो क्या उसे गोली मार देंगे और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं।
आई कहीं कहीं के प्रेस वाले कर सकते हैं, बोलिए ना। आज झूठ मूठ के कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, तो कहीं प्रेस का लोग ये सब पूछेगा? ये कहीं होता है देश में, दुनिया में कहीं कोई होता है? तो कौन आकर के खड़ा हो गया उस तरह से? तो वहां के लोगों को, पुलिस को तो देखना ना चाहिए था पहले से कि आप कोई जेल में हो, उसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं या किसी काम के लिए ले जा रहे हैं और रास्ते में हो गया, ये बहुत दुखद है। इस पर तो निश्चित रूप से लोगों को एक्शन करना चाहिए। ठीक है, किसी को सजा होती है या किसी पर केस होता है, कोई जेल में है, उस पर हमको नहीं कुछ करना है। हमारा यह है कि कोई भी जेल में रहेगा और कोई भी किस तरह से बाहर जाए और उसको ऐसे ही मार दे, ये तो बड़ा दुखद बात है ना। तो वही एक खराब है। अपराधियों के सफा मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट न फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है। लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा। लेकिन वो कोई उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा? ये तो कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब संविधान क्या बना हुआ है? तो हर चीज तो बना हुआ है ना भाई। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी के अंदर गुस्सा नजर आया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और शराब नीति घोटाले का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। तो आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया है और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए और साथ ही साथ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी के अंदर गुस्सा नजर आया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और शराब नीति घोटाले का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी कर दी। तो बताते चले कि बीजेपी एक बार फिर से आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी मांग रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। वहीं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी के अंदर गुस्सा नजर आया। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी के कार्यकर्ता दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और शराब नीति घोटाले का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी कर दी है। दिल्ली के आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। आपको बताते चले कि राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। वहीं कोर्ट ने ईडी के वकील की दलीलों पर भी गौर किया है। एजेंसी इस महीने के अंत तक चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया के साथ आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामले में अरुण पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। बताते चले कि आप नेता मनीष सिसोदिया को इस मामले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया और अधिकारियों ने कहा कि उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे। बाद में उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने बीते दिन ही आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। तो बताते चले कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आपको बताते चले कि मनीष सिसोदिया की चार्जशीट को भी दाखिल किया है। साथ ही साथ उनके सीबीआई ने उनकी जो हिरासत है उसके लिए बढ़ा दिया है टाइम। साथ ही साथ आपको बताते चले कि कोर्ट ने ईडी के वकील की दलीलों पर भी गौर किया है।
एजेंसी इस महीने के अंत तक चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। आबकारी घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया के साथ आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज किए गए मामले में अरुण पिल्लई और अमनदीप ढल की न्यायिक हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ा दी है। बताते चले कि आप नेता मनीष सिसोदिया को इस मामले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था और अधिकारियों ने कहा था कि उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे। बाद में उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं सीबीआई ने बीते दिन ही आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। तो वहीं पुरुष से पुरुष और स्त्री से स्त्री की शादी को कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, इस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। लेकिन इस सुनवाई से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक बार फिर समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। केंद्र ने हल्फनामा दायर कर सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। केंद्र ने कहा कि शादियों पर फैसला सिर्फ संसद ही ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। वहीं 13 मार्च को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक बेंच में ट्रांसफर कर दिया था। अब इस मामले पर सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस हिमा कौली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच 18 अप्रैल से सुनवाई करेंगी। वही क्या है कि पूरा मामला आपको बताते चले कि दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट समेत अलग अलग अदालतों में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर हुई थी। पिछले साल 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग 2 याचिकाओं पर ट्रांसफर करने की मांग पर केंद्र से जवाब मांगा था। इन याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। इससे पहले 25 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट 2 अलग अलग समलैंगिक जोड़ी की याचिकाओं पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया था और इन जोड़ों ने अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी और इस साल 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को एक कर अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। साथ ही साथ आपको बताते चले कि समलैंगिकों की ओर से दाखिल याचिकाओं में स्पेशल मैरिज एक्ट, फॉरेन मैरिज एक्ट समेत विवाह से जुड़े कई कानूनी प्रावधानों को चुनौती देते हुए समलैंगिकों को विवाह की अनुमति देने की मांग की गई। समलैंगिकों ने यह भी मांग की है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार उनको मिले। वहीं आपको बताते चले कि एक याचिका में स्पेशल मैरिज एक्ट 1994 को जेंडर न्यूट्रल बनाने की मांग की गई है ताकि किसी व्यक्ति के साथ उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से भेदभाव ना किया जाए। यूपी के निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है जिसमें कई पुराने प्रत्याशियों के टिकट भी कटे हैं और कई नए चेहरे को मौका दिया गया है। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ट्वीट कर नगर निकाय चुनाव के मेयर पद पर उम्मीदवारों की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने सभी उम्मीदवारों को बधाई भी दी है। बीजेपी के द्वारा जारी लिस्ट में गोरखपुर से डॉक्टर मंगलेश्वर श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया है और प्रयागराज से उमेश चंद्र गणेश केसरवानी गया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी से संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बीजेपी ने अशोक तिवारी को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। फिरोजाबाद से पार्टी ने कामनी राठौर, आगरा से हेमलता दिवाकर, लखनऊ से सुषमा खरकवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। सहारनपुर से डॉक्टर अजय कुमार को, मथुरा वृंदावन से विनोद अग्रवाल को और झांसी से चतुर्भुज आर्या को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद और मथुरा वृंदावन सीट अनारक्षित की है। तो वहीं फिरोजाबाद सीट पिछले वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है और आगरा सीट अनुसूचित महिला के लिए आरक्षित कर ली गई है। लखनऊ सीट महिला के लिए आरक्षित है। सहारनपुर सीट पिछले वर्ग के लिए आरक्षित है। झांसी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और वहीं यूपी में निकाय चुनाव 4 और 11 मई को 2 चरणों में होंगे। 13 मई को इस चुनाव के नतीजे आएंगे और पहले चरण में 9 मंडल में वोटिंग होगी जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, टोपीवाटन, गोरखपुर, वाराणसी शामिल है। इसके साथ ही दूसरे चरण में भी 9 मंडल में वोटिंग होनी है जिसमें
मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर शामिल है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 9,111 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ बताते चले कि देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,48,27,226 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 60,313 और पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 6, उत्तर प्रदेश में 4, दिल्ली और राजस्थान में 3, महाराष्ट्र में 2 और बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल और तमिलनाडु में एक एक मरीज की मौत के बाद देश में मृतक संख्या बढ़कर 5,31,141 हो गई है। वहीं संक्रमण से मौत के आंकड़ों के पुनः मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में 3 नाम और जोड़े हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक भारत में संक्रमण की दैनिक हर 8.40% और साप्ताहिक दर 4.94% है। देश में अभी 60,313 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.13% है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.38% है। भारत में अभी तक कुल 4,42,45,772 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 21 करोड़ आसपास के लोगों को खुराक दी जा चुकी है। गौरतलब है कि भारत में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई। वहीं संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चल गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ से अधिक हो गए थे। 4 मई 2021 को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पास पहुंच गई थी। पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले 4 करोड़ के पार चले गए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।